समाजीकरण की प्रक्रिया, ये टॉपिक अभी चल रहा है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में आज का जो टॉपिक है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता। इस टॉपिक पर आज हम लोग पूर्ण विश्लेषण करेंगे। समाजीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अभिकर्ता अर्थात समाजीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है इसमें जो मुख्य रूप से जो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा समाजीकरण की क्रिया होती है उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो समाजीकरण की जो सबसे प्राथमिक, जो सबसे पहली बात है, जो अभिकर्ता होते हैं समाजीकरण की, वो है शिक्षक, अध्यापक। तो इसको मैंने 4 खंडों में बांट दिया है इसके अभिकर्ता को। सबसे जो पहला अभिकर्ता है वह है अध्यापक, दूसरा है परिवार, तीसरा है मित्र और चौथा है खेल। अध्यापक, परिवार, मित्र और खेल, ये 4 ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। अब ये चीजें जो हैं जिनका समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है, इसमें जो अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों में समाजीकरण के लिए। कोई भी बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी किस प्रकार से सामाजिक प्रगति होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यालय का माहौल किस प्रकार का है। विद्यालय में बच्चों के बीच और शिक्षकों के बीच के जो वार्तालाप की प्रक्रिया है, बातचीत की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की है। साथ ही साथ शिक्षकों और छात्रों के बीच का संबंध क्या है। इन सारी चीज़ों के अलावे जिस विद्यालय में जिस प्रकार के छात्र हैं अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो अलग अलग स्थानों से आने वाले छात्र अपने अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं और सामाजिक पृष्ठभूमि से होते हैं। अब ये छात्र जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप होता है, उनके बीच विचारों का, शब्दों का आदान प्रदान होता है और बच्चे दूसरे बच्चे से सीखते हैं और बच्चे शिक्षक से सीखते हैं और शिक्षकों के भी कई उत्तरदायित्व होते हैं, कई कर्तव्य होते हैं, जिसके कारण समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें अध्यापकों की जिम्मेवारी एक मुख्य अभिकर्ता के रूप में है। विद्यालय न केवल शिक्षा का औपचारिक साधन है बल्कि विद्यालय समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र भी है। परिवार के बाद बच्चों में समाजीकरण की जो मूल अवधारणा का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो मूल रूप से विद्यालय में भी होता है, परिवार में ही ये परिवार के बाद विद्यालय में ही होता है। विद्यालय में खेल कूद, पठन पाठन एवं अन्य एक्टिविटीज़ होती है। इन एक्टिविटीज़ में बच्चे संलग्न होते हैं, सहभागी होते हैं और फिर इन एक्टिविटीज़ के चलते उनमें एक दूसरे से परस्पर संबंध प्रगाढ़ होते जाते हैं और सामाजिकता की भावना का उदय होता है। इसके बाद है समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वह बालकों के माता पिता से संबंध स्थापित करें अथवा बालकों के अभिभावक से संबंध स्थापित करें और बालकों के अभिभावकों से बच्चों की मनोवृत्ति और उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो मनोभावना है और उनकी जो रुचि है, उन रुचियों का ध्यान रखा जाए और अभिभावक और शिक्षक मिलकर के बच्चों के समाजीकरण की दिशा में एक पहल करें। बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और मानकों
आदि का ज्ञान देना। यहां पर यह ध्यान देना होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों, इसके अलावे नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, ये जो चीजें हैं, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मान्यता, सामाजिक मान्यता, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ प्रचलित अवधारणाएं होती है, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ मान्यताएं होती है, कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं होती है और नैतिकता के कुछ आधार होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बड़े आ जाएं तो कुर्सी पर बैठे रहना असभ्यता है और कुर्सी छोड़कर उन्हें बैठने के लिए देना यह एक सभ्य बात है, अथवा खड़े हो जाना यह सभ्यता का परिचायक होता है। तो समाज में ये मान्यता है कि बड़े आए तो अपने आप को खड़ा हो जाना चाहिए, या इस तरह की और भी मान्यताएं हैं। बड़े का आदर करना चाहिए और बच्चों के साथ भी किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह भी एक सामाजिक मान्यता के अंतर्गत आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व बन जाता है, उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और नैतिक मूल्यों का विकास करें, जिससे कि सामाजिकरण की दिशा में बच्चों में उन्नति होगी, उनमें प्रगति होगी। इसके बाद शिक्षकों का यह भी दायित्व होता है कि जो समाज के अंदर मान्य अवधारणाएं हैं, जो समाज के अंदर जो मान्य विचार हैं, जो चरित्र, समाज के लिए एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, शिक्षक उन चरित्रों को स्वयं के अंदर उन चरित्रों का विकास करे और विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करे। क्योंकि बालक जब परिवार से विद्यालय में आता है तो वह शिक्षक के व्यवहार और विचार तथा शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। तो शिक्षकों का यह कर्तव्य बन जाता है कि चूंकि बच्चे उनके विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए बच्चे में वैसे ही गुण विकसित होने चाहिए जो गुण सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हैं। इसलिए अपने आप के अंदर उन गुणों को विकसित करना होगा शिक्षकों को, जिससे कि बच्चे उनका अनुसरण कर वो भी एक सामाजिक व्यक्ति बन सकें और सामाजिकरण की दिशा में उन्नति हो। सामाजिकरण के संदर्भ में बच्चे अपने अभिभावकों एवं शिक्षकों का ही अनुकरण करते हैं। अतः बालकों के सामाजिकरण हेतु शिक्षकों को चाहिए कि बालकों के साथ स्नेह एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाए। तो कुछ बिंदु है जिन बिंदु को मैं यहाँ चर्चा करूँगा। सबसे पहला है कि बच्चों के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह शिक्षक का दायित्व है। दूसरा है छात्रों के समक्ष अपना आदर्श स्थापित करना, अर्थात अपने आप में ऐसे गुण विकसित करना जो कि अच्छे गुण हो और बच्चे उसे सीख सकें। सामाजिकरण की दिशा में प्रेरित करना। उसके बाद है विद्यालयों में हो रहे उन कार्यों को जिनके कारण बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं, इन कार्यों को बढ़ावा देना, जैसे कि खेल, जैसे कि कोई संगीत कार्यक्रम या कल्चरल प्रोग्राम अगर होता है तो उन चीज़ों को आगे की ओर ले जाना। उसके बाद स्वस्थ मानवीय संबंधों
की ओर ध्यान देना, स्वस्थ मानवीय संबंधों की ओर ध्यान देना, और उसके बाद अभिभावकों से संबंध स्थापित करना, और छात्रों से स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। ये 6 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्यापक के लिए समाजीकरण की दिशा में। सबसे प्रथम है सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, मूल्यों और नैतिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक मूल्यों के अनुरूप अपने आप को स्थापित करना, छात्रों के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत करना, समाजीकरण की दिशा में छात्रों को प्रेरित करना, ऐसे कार्य करना जिससे कि समाजीकरण को बढ़ावा मिलता हो, स्वस्थ मानवीय संबंधों की ओर ध्यान देना, अर्थात शिक्षकों के बीच अच्छा संबंध हो, शिक्षकों का प्राचार्य के बीच अच्छा संबंध हो, शिक्षकों का अन्य शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध हो, और विद्यालय का वातावरण स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और सहानुभूतिपूर्वक हो एवं विकासात्मक हो, साथ ही साथ एक सहज, सुगम, बोधगम्य और अधिगम के लिए उपयुक्त हो। उसके बाद है अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करना, ताकि छात्रों की रुचियों और अभिवृत्तियों को जाना जा सके, और जानकर उन रुचियों और अभिवृत्तियों को जानकर छात्रों में किस प्रकार से अधिगम होगी इस बात पर विचार करना, और अधिगम के लिए छात्रों को प्रेरित करना, वे अधिगम जो समाजीकरण की दिशा में प्रेरित करते हों, और छात्रों से स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना, ताकि छात्रों का समाजीकरण की दिशा में संपूर्ण विकास हो सके। उसके बाद है परिवार। अब परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं परिवार के अंदर, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी एवं अन्य परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची एवं अन्य सदस्य भी होते हैं, लेकिन एकल परिवार में केवल माता पिता एवं उसके बच्चे होते हैं। समाजीकरण के लिए मेरे विचार से संयुक्त परिवार अच्छा है एकल परिवार के, क्योंकि संयुक्त परिवार में विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आने से बच्चों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है, जबकि एकल परिवार में समाजीकरण की भावना कुंठित होती है। तो परिवार में जो अभिभावक होते हैं अथवा माता पिता होते हैं, सर्वप्रथम बच्चा अपने माता पिता से ही समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। फिर माता पिता के बाद जो परिवार के दूसरे सदस्य होते हैं, वो सदस्य के संपर्क में रहकर बच्चे समाजीकरण की दिशा में प्रेरित होते हैं, वह आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे के परिवार के जो भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा जिस प्रकार की बातें बच्चों को सिखाई जाती है, अथवा वो सदस्य आपस में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, बच्चे उन्हीं व्यवहार का अनुकरण करते हैं। स्वभावतः बच्चे नकलची होते हैं और वे शुरू से ही व्यवहार करने लगते हैं जैसे बड़े व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे सदस्य जैसे व्यवहार कर रहे हैं उसी प्रकार के व्यवहार बच्चे करने लगते हैं। परिवार की जो पृष्ठभूमि होती है, जैसे कि परिवार की एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि है, तो उस प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि में परिवार के सदस्य अगर प्रतिष्ठित हैं, समाज में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी है, तो उस परिवार का जो बच्चा होगा उसमें स्वतः ही अपने आप को श्रेष्ठ समझने की एक भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसके ठीक विपरीत यदि अप्रतिष्ठित अथवा आर्थिक रूप से पिछड़ा या कमजोर परिवार, जहां घरेलू हिंसा अथवा लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है, ऐसे परिवार के बच्चे प्रायः हीन ग्रंथि से ग्रसित होते हैं, हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं। उनके अंदर
श्रेष्ठता की भावना नहीं होती है और कई प्रकार के व्यक्तित्व एवं समाजीकरण में बड़ा ही बाधा उत्पन्न होता है। परिवार में किसी कार्य को करने पर बच्चे की प्रशंसा होती है और किसी गलत कार्य को करने पर बच्चे को दंड दिया जाता है अथवा उसकी आलोचना होती है या उसे डांट सुनाई जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि उसे कौन सी बात अच्छी लग रही, कौन सी बात अच्छी है और कौन सी बात खराब है, किस बात को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे में बुरा और अच्छे का ज्ञान हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। परिवार के सदस्यों में जिस प्रकार की रुचियां होती है अथवा परिवार जिस क्षेत्र विशेष में कार्य करता है अथवा परिवार जिस कार्य को करता है, बच्चे उस कार्य को बड़े ही आसानी से सीख जाते हैं। उदाहरण के लिए एक कृषक परिवार में जन्म लिया बच्चा आसानी से खेतीबाड़ी, पेड़ पौधे इत्यादि को समझता है और उसी प्रकार से यदि किसी दूसरे परिवेश में बच्चा जन्म लिया हो जिसके परिवार के सदस्य ऑफिस में कार्य करते हैं या अन्य जगह पर कार्य करते हैं, तो बच्चा उन कार्यों को आसानी से समझता है और सीखता है। तो बच्चे का जो परिवार होता है वह उसके अधिगम क्षमता, उसके अधिगम और सामाजिकरण की दिशा में भी अत्यंत कारगर होता है। सामाजिकरण की दिशा का प्रथम प्रयास समाज से ही परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद है परिवार में रहकर बच्चे माता पिता के सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ भी समझते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को भी समझते हैं कि किस प्रकार की जिम्मेवारी बच्चों में होनी चाहिए। धीरे धीरे इसका भी ज्ञान होते जाता है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वह है मित्र। अब जैसे ही बच्चा परिवार में है तो वह अपने भाई बहनों, छोटे छोटे भाई बहनों के साथ खेलता है। उसके बाद जब यह बच्चा परिवार से निकलकर विद्यालय अथवा आस पड़ोस में जाता है तो वहाँ मित्र समुदाय उसके साथ जुड़ने लगते हैं। अब जब वह अपने आस पड़ोस में जाता है तो आस पड़ोस के मित्र समुदाय उससे जुड़ने लगते हैं। ऐसा होने पर जो मित्र समुदाय है उसके गुण और भावनाओं का और अपने गुण और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। भावों के परस्पर आदान प्रदान से सामाजिकरण को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहाँ इसके मित्र समुदाय आपस में मिलते हैं। फिर विद्यालय में ऊंच नीच, जाति पाति, गरीब अमीर, श्रेष्ठता निम्नता, सांप्रदायिकता इत्यादि के भावना से ऊपर उठकर बच्चों में समानता का विकास होता है और एक समतामूलक व्यवस्था का जन्म बच्चों के हृदय में, मन में उसी समय से हो जाता है। धीरे धीरे तो सामाजिक प्रक्रिया का जो मूल चरण है, जहाँ से बच्चे का सर्वव्यापी और सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यह वहीं से उसके मित्र मंडली से प्रारंभ होता है। तो मित्रों का चयन करते समय अभिभावकों को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार के मित्र का चयन करते हैं। कभी कभी गलत परिस्थितियों में रहकर बच्चे में सामाजिकरण की दिशा में गलत प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है। उसके बाद मित्र समुदाय के साथ जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात है वह है खेल। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए खेल की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल को बालक की रचनात्मक विकास के साथ जोड़ना चाहिए। बालक में रचनात्मकता एवं क्रियात्मकता का गुण खेल से ही होता है। स्वतंत्र, अभिप्रेरित और स्फूर्तिदायी प्रक्रिया के रूप में हम खेल को परिभाषित कर सकते हैं। खेल में हर्ष, उल्लास इत्यादि चीज़ें और बच्चे खुलकर उस चीज़ को खेलते हैं जिससे उनमें सामाजिक भावों एवं विभिन्न लक्षणों का विस्तार होने लगता है, उनका विकास होने लगता है। अधिकांशतः खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एक खेल को खेलने में जिम्मेवारी, सामाजिकरण और जीत के लिए अभिप्रेरणा इत्यादि का विकास होता रहता है। सामूहिक खेलों में आदान प्रदान की भावना का भी विकास होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं जिससे उनमें परस्पर एकता और बंधुत्व की भावना का भी विकास होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि सामाजिकरण की दिशा में 4 प्रमुख अभिकर्ता हैं। सबसे पहला है अध्यापक, दूसरा है परिवार, तीसरा है मित्र और चौथा है खेल। अध्यापक के गुणों और चरित्रों का बालकों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद परिवार के सदस्यों, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार की सामाजिक स्थिति से बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। और मित्र के साथ भावों का आदान प्रदान एवं विचारों का आदान प्रदान होने से सामाजिकरण की भावना को
प्रेरित करता है। साथ ही साथ खेल में बहुत सारे बच्चे एक साथ जुटकर किसी भी खेल का आनंद लेते हैं, उसमें आनंद, उल्लास, हर्ष, स्फूर्ति इत्यादि चीज़ों के विकास के साथ साथ जिम्मेवारी, जवाबदेही और जीत के प्रति इच्छा तथा एकता का विकास होता है, जो कि समाजीकरण की दिशा में एक प्रमुख अवयव के रूप में, एक प्रमुख घटक के रूप में, या यूँ कहें कि एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करता है। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आपके सामने विभिन्न विद्वानों के विचारों, समाजीकरण की दिशा में विभिन्न विद्वानों के विचारों, पियाजे, इन सबों के सिद्धांतों को लेकर के आएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब तक कि ये परीक्षा नहीं हो जाती है, हम सीटेट वाले जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उसको हम इसी प्रकार से पूर्ण विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद।